बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आदाब। हालात वही हैं और मामला भी वही है। गल्फ़ की सूरत हाल, इसराइल ईरान एक जंग जो है वो उसमें शिद्दत आती जा रही है और इसराइल ने पिछले दिनों में चुन चुन के मारा है। ईरान के 28 से ज़्यादा एटमी साइंसदान जो हैं वो निशाना बन चुके हैं अब तक। ये गद्दारी के नतीजे में अमल में आया। क्योंकि एक मिसाल ये मिली, ये कन्फर्म इतना है कि जनरल बाकरी जो है ईरानी फ़ौज के जो सरबराह थे उनको उनके घर में शहीद नहीं किया गया। ये कहाँ शहीद हुए वो आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ सदर ट्रंप ने कुछ फिर ईरान को धमकी दी है और कशीदगी कम करने की बात की है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके अलावा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जो हैं वो सरगर्म हैं और अब क्या मामला है ये बताएंगे आपको। उसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया, शुक्रिया पाकिस्तान हो गया, इस ये बताएंगे। और फिर साथ साथ बात करेंगे कि क्या भुट्टो के बाद पाकिस्तान जो है वो बांझ हो गया है, आलमी सतपाए का कोई रहनुमा क्यों नहीं पैदा हो रहा या कौन पैदा हो रहा है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन पहले तो हमले की बात कर लेते हैं। आपको पता है जंग जारी है अभी भी, लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ईरान बहुत ज़बरदस्त जवाब दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान के पास जो इंटेलिजेंस, इनसाइड इंटेलिजेंस होनी होती है इसराइल की, वो नहीं है। ईरान जो है वो अपने टारगेट्स लॉक करता है और उस पर करता है, लेकिन ईरान के पास चूँकि इनसाइड इतलात नहीं है तो इसलिए चंद बड़े कमांडर्स के अलावा कोई वो बड़ा नुकसान नहीं कर सका। हाँ, ये ठीक है कि उसने हैफा ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया, वजारत दिफा को कर दिया। उसके अलावा जो है वो कई और थिंक टैंक्स तबाह की हो गए। वो उनका जो स्ट्रेटेजिक कमांड हेड क्वार्टर है उसको निशाना उसने बना लिया, एयरपोर्ट को निशाना बना लिया, बिन गुरियन एयरपोर्ट को, और सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जो नुकसान इसराइल ने पहुंचाया, मिसाल के तौर पर उसने फर्स्ट केडर लीडरशिप जो थी मिलिट्री की उसको उड़ा दिया। फिर उसने उड़ा दिया ईरान के 28 एटमी साइंसदानों की 2-3 लेयर लीडरशिप जो थी। 28 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। आज उसने नेवी की लीडरशिप की जो बकिया बची थी उसमें से भी किसी का निशाना बनाया है। उसके अलावा आज बहुत ही अफसोसनाक बात है, दुनिया भर में मीडिया हाउसेस जो है वो अंडर वाइट फ्लैग होते हैं। जंग के दौरान कोई मीडिया हाउसेस को निशाना नहीं बनाता कोई मुल्क। इसराइल ने ईरान में सरकारी टीवी है लेकिन मीडिया हाउस है ना, और उसकी लाइव नशियात के दौरान उसको निशाना बनाया। अब ईरान के पास भी ये हक है कि वो यरूशलेम पोस्ट, हेरल्ड्स और जो इसराइली टीवी है उसको निशाना बनाए, और वो ईरान बनाएगा। अब से थोड़ी देर पहले ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है और इंटरनेशनल मीडिया ने भी दावा किया कि ईरान तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। थोड़ी देर पहले ईरान ने लॉन्च किया है बड़ा अटैक, और शुमाली जो है इसराइल, वहाँ मुख्तलिफ शहरों में सायरन बजे, ये रिपोर्ट हुआ थोड़ी देर पहले। लेकिन नुकसान कितना होगा ये अभी जब मिसाइल पहुंचेंगे तो फिर बात पता चलेगी। ताहम इस दौरान में G7 में शिरकत के लिए पहुंचे हैं सदर ट्रंप कनाडा, और वह उन्होंने अजीब बात की। उन्होंने कहा कि मैंने तो ईरान को 60 दिन दिए थे, 60 दिन हमला तो होना ही था। फिर उन्होंने कहा कि ईरान को तो तबाही, मुकम्मल तबाह होने से पहले बातचीत पर आना होगा। और कुछ लोग ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शायद इसराइल जो एटमी क्लब का 10वां मेंबर है वो जो है एटमी हमला कर दे। और इसराइल से कोई बैद नहीं है, इसराइल की कोई अखलाकियात नहीं है। इसराइल एक नाजायज़ मुल्क है, उसकी कोई अखलाकियात नहीं है, इसलिए इसराइल कुछ भी कर सकता है। आप देखिए ना कि उसने सिर्फ एक मौहूम ख़तरे की बुनियाद पर उसकी वजह से इराक़ को तबाह किया गया, कुवैत को तबाह किया और लीबिया को तबाह किया गया। ठीक है जी, शाम की ऐसी तैसी फेर दी गई बेचारे की, और अब ईरान की बारी है। तो ये सब उसी की वजह से है और किसी वजह से नहीं है। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं था जो इसराइल के लिए ख़तरा होता है। शाम ने जोलान की पहाड़ियों का इलाका चूँकि उससे वापस ले लिया था 60% हाफिज़ुल असद की, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। मिस्र का भी सत्यानाश फेर दिया गया और मिस्र अब उठ नहीं सकता। मिस्र सैसी साहब ने तो जो फ़लस्तीनी है उनको निकाल बाहर किया। तो ये बदकिस्मती की बात है। लेकिन वो कहते हैं, सदर ट्रंप ये कहते हैं कि इसराइल बड़ा कामयाब जा रहा है और ईरान को मज़ाकरात की बेस पर आना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से सवाल हुआ कल, तो उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आप मज़ाकरात करेंगे? तो उन्होंने कहा हम तो मज़ाकरात कर रहे थे, मज़ाकरात में थे और फिर हमला हो गया।
یہ اس بات کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ساری دنیا یہ جو ہمیں اخلاقیات سکھاتے ہیں یہ سب بد اخلاق لوگ ہیں. اسرائیل ناجائز ملک ہے، امریکہ ہم ٹھوک کے اس کے پیچھے کھڑا ہے، برطانیہ کھڑا ہے اور دیگر ممالک ہیں. ان کو احساس کرنا چاہیے انسانیت کے نام پر. انسانیت کا درس تو یہ ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں اپنے وہ جی دیکھو جانور کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں. لیکن یہ جو اسرائیلی بچے فلسطینی بچے مر رہے ہیں، یہ بچے انسان کے بچے نہیں ہیں. جو ہاں جنرل باقری کا میں بتا رہا تھا، ان کی بیٹی کے گھر وہ بچے شہید ہوئے، تو وہ بچے نہیں ہیں. اور یہ جو ایران میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، عام شہریوں کو، یہ انسان نہیں ہے، یہ ہیومینٹی نہیں ہے. بہرحال میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ایران کو انٹیلیجنس لیڈ نہیں مل رہی، ان کو مل رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ جنرل باقری اپنے گھر پر نہیں تھے، وہ بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور وہیں وہ انہوں نے رات گزاری تھی اور وہیں وہ شہید ہو گئے. تو یہ مسئلہ ہے. اب کیا کریں؟ لیکن یہاں کچھ اندرونی دوست ہیں جو دھڑا دھڑ پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں. بدقسمتی سے بیشتر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، بلکہ تمام کا تعلق ہی پی ٹی آئی سے ہے. اس وقت سیاست کرنے کا موقع نہیں ہے ایران اور اسرائیل جنگ میں. اس وقت بیک وقت سب کو ایک جگہ ہو کر ایران کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنی یونٹی شو کریں گے تو اسلامی دنیا کے لیے یہ اچھا ہوگا. اور وہاں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اور پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج وہ میں نے کسی کا دیکھا، ڈاکٹر عبد الباسط ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، سابق سفارتکار ہیں، اور سیکریٹری خارجہ نہیں بن سکے تھے تو ان کا اپنی خار ہے شریف فیملی سے. انہوں نے کوئی سوال اٹھا دیا تھا کہ جناب وہ آئی اے میں تو پاکستان نے ساتھ ہی نہیں دیا. پاکستان سمیت 11 ایگزیکٹو ممبرس، ایگزیکٹو بورڈ کے جو ممبرس ہیں، انہوں نے آئی اے نے ان 11 ممبران کے دستخطوں سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی، اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے. یہ ایران کی کامیابی ہے کیونکہ ایران پر ان پرووکڈ حملہ ہوا. بہرحال یہ ایک تو کامیابی. دوسرا، پاکستان نے جو ایران کے لیے کردار ادا کیا، آج اسحاق ڈار صاحب نے ایوان میں اس کا اظہار بھی کیا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایران سے پوچھا تھا مذاکرات کے حوالے سے، تو ایران نے کہا کہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا تو ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ہم نے ایران کا یہ پیغام ساری دنیا کو پہنچایا. پاکستان نے جو 2 روز پہلے عاصم افتخار صاحب نے، میں نارملی شاباش نہیں دیتا ہوں، لیکن عاصم افتخار صاحب نے، چونکہ یہ ہیومینٹی کا معاملہ ہے، جرنلسٹ کا کام نہیں ہے پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک معاملات میں پوزیشنز لینا، وہ ملکوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. لیکن جرنلسٹ بنیادی طور پر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، تو اس لیے جب بھی بولنا پڑتا ہے، میں تو خاص طور پر اسی وقت بولتا ہوں جب ہیومن رائٹس کا ایشو ہوتا ہے. عاصم افتخار صاحب نے بہت مارکت الآراء تقریر کی. میں کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن ان کو میسج دیکھ کر کے میں نے جو ہے وہ شاباشی بھی دی کہ انہوں نے بہت زبردست اسپیچ کی. ایران کے سفیر نے شکریہ ادا کیا تھا، ایران کے وزیر خارجہ نے بھی شکریہ ادا کیا تھا. لیکن آج ایرانی پارلیمنٹ میں وہ تمام لوگ جو پاکستان کے اندر بیٹھے اور پاکستان کو لعن طعن کر رہے تھے کہ جو کچھ نہیں کیا، اس نے سوشل میڈیا پر پاکستان کو دباؤ میں لا رہے تھے. میں معاف کیجیے گا لعن طعن کا لفظ استعمال کر گیا. یہ لعن طعن ہی ہوتی ہے ویسے تو، آپ بلا وجہ الزامات عائد کر رہے ہو. ان کو جواب دیا ایران نے. شکریہ پاکستان کے نعرے لگے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں ایرانی پارلیمنٹ میں. بہرحال ناظرین، دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس وقت تک جنگ جاری ہے اور حملے بھی جاری ہیں، اور ایران جو ہے وہ پرعزم ہے. آج ایران ٹی وی کی عمارت کا حملہ ہوا، وہ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ اینکر جو تھی، مجھے ان کا نام نہیں پتا، وہ خبریں پڑھ رہی تھی. اور چونکہ اس وقت حالت جنگ میں ہے اور ایرانی سرکاری میڈیا ہے، تو سرکاری میڈیا کو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، حکومت کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ان کی جو ٹون ہوگی سخت ہوگی، مجھے نہیں پتا. لیکن اس خاتون کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا بیچاری کو. اچانک ٹی وی کی عمارت کو ہٹ کیا گیا. وہاں ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی کہ، لیکن لوگوں کے زخمی اور ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. لیکن اس خاتون کی جرأت اور بہادری دیکھیے کہ چند منٹوں کے بعد دوبارہ آ کر بیٹھ گئی اور انہوں نے وہیں سے لائیو نشریات شروع کی. یہ ہوتا ہے پروفیشنلزم. اب ناظرین ذرا آ جاتے ہیں ایک اور معاملے کی جانب. وہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کی جانب سے تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کو چھوڑ دیں تو جنگ بند ہو جائے گی اور ایران بچ جائے گا. یہ تاثر دیا جا رہا ہے. میں ذرا ایک اور معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان بانجھ ہو گیا ہے. ہمارے پاس ایوب خان تھے، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، دسیوں اختلاف کر سکتے ہیں. وہ ڈکٹیٹر تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. میں ان کو پسند نہیں کرتا اسی بنیاد پر.
क्योंकि वो जमहूरियत दुश्मनी होती है डिक्टेटरशिप, और मैं जमहूरियत पसंद नवाज आदमी हूँ, जमहूरियत को पसंद करता हूँ। लेकिन उन्होंने एफर्ट की थी और उन्होंने अपने ताल्लुकात बिल्ड किए थे मलका बरतानिया से भी, और जैकलिन कैनेडी और प्रेसिडेंट कैनेडी से, उसके बाद आने वालों से। और फिर उन्होंने उन्हीं के ज़माने में जो है पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो है वो माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान का अमेरिका और चीन के दरमियान जो है वो नेगोशिएशन हुई, और पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा बने तो उन्होंने अरबों को तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना सिखाया, और उनको कहा कि आप अपनी पोजीशन बनाएं, आपके सर पर इसराइल मुसल्लत कर दिया गया है, आप जब तक मजबूत नहीं होंगे। बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेचारे को फांसी चढ़ा दिया, और फिर हम पाकिस्तान जो लीडिंग पोजीशन रोल में था, थर्ड ब्लॉक की और इस्लामी दुनिया की, वो हम बस यूँ करके खड़े हो गए और दीगर ममालिक की तरफ देखने लगे। तो वो पाकिस्तान कैसे एक ग्लोबल लीडर थे। उसके बाद ग्लोबल इम्पैक्ट का लीडर तो मोहम्मद खान जो तो बेचारे नहीं बन सके, ताहम उन्होंने अफ़गानिस्तान और उस पर जो जनीवा माहिदा था उसमें उन्होंने रोल प्ले किया, फिर हुकूमत गंवाई। ज़िया-उल-हक तो कभी नहीं बन सके ग्लोबल लीडर। लेकिन ज़िया-उल-हक ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो भारत को पैगाम दिया, इसराइल को पैगाम दिया, वो अपनी जगह वो उनका रोल था। फिर बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो आलमी सतह के लीडर थे, और उनकी बात आलमी हुक्मरान जो है वो सुनते थे, और वो कई तनाज़ात में करती भी थी। फिर एक ज़माना ऐसा भी आया कि जब वो इराक़ पर अटैक हुआ तो नवाज शरीफ साहब जहाज़ लेकर निकले और 56 मुल्कों का दौरा उन्होंने किया। उसके नतायज क्या है इससे कतई नज़र, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक दौरा किया, और फिर जो है उसके बाद फिर उन्होंने कहीं किसी आलमी तनाज़े में अपना रोल प्ले नहीं कर सके। पता नहीं क्यों नहीं कर सके। हालांकि गुंजाइश होती है, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो भुट्टो जैसी हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को बिल्ड किया, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर बेनज़ीर भुट्टो के बाद इमरान खान जो हैं वो जब इक़्तिदार में आए तो उनसे लोगों को भी उम्मीद थी, क्योंकि वो ग्लोबल पर्सनैलिटी थी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो यूरोप की एरिस्टोक्रेटिक उसमें रसाई रखता था। अमेरिका में भी उसके चाहने वाले लोग थे। सदर ट्रंप की अहलिया उनकी फ़ैन थी, जो मौजूदा अहलिया हैं। तो वो उनके पास ये मौका था, लेकिन वो जब सदर ट्रंप से मिले तो उन्होंने फिर उन्होंने अपना स्टैचर बुलंद नहीं किया। उसके बाद वो 370 ये मनसूख हो गया, 370 मनसूख हो गया, 35 ये मनसूख हो गया, 19 फरवरी हुआ, 26 फरवरी हुआ, और फिर 28 फरवरी को उन्होंने अभिनंदन वापस कर दिया। उनके पास मौका था। एक मौके पर उन्होंने अपना दो मौके पर उन्होंने अपना स्टैचर बुलंद करने की कोशिश की। एक जब उन्होंने ये कोशिश की कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कुछ जो है वो मीडिएट किया जाए, लेकिन वो शायद पता नहीं क्यों नहीं कर सके। ये एक अच्छा उनका इक़दाम था, और अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका नाम हो जाता। लेकिन फिर बाद में उन्होंने उन्होंने फिर एक और भी बनाने थर्ड उसका इस्लामी दुनिया का एक टीवी चैनल बनाने के लिए, एक ब्लॉग बनाने के लिए महातिर मोहम्मद के साथ और रजब तैयब उर्दवान के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, और फिर यूँ करके थोड़े से दबाव पर भाग गए। वो मीटिंग थी वहाँ मलेशिया में, और उसमें रजब तैयब उर्दवान ने भी आना था। मीटिंग का इनिशिएटिव था इमरान खान का, फिर वो भाग गए उस वहाँ से। क्यों? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। पाकिस्तान से इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान अब तक इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी क़ुव्वत है, और पाकिस्तान ने अब अपने क्रीडेंशियल्स फिर से बिल्ड किए। वो जो भुट्टो कहा करते थे कि 1000 साल तक लड़ेंगे, घास खाएंगे, लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो वो किसी दबाव में नहीं आते थे। वो अमेरिका को व्हाइट हाउस करार दे दिया करते थे। तो अब वो अपना जो है ना वो उनमें ये क्वालिटीज़ थी। बेनज़ीर भुट्टो में भी बड़ी क्वालिटीज़ थी, लेकिन चूँकि उनको चौमुखी लड़ना पड़ती थी। अब इमरान खान चौमुखी लड़ रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान के पास ये मौका था तब वो उन्होंने ज़ाय किया। अब जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए हैं बाहर। आज वो वापस भी आ गए, लेकिन उन्होंने अमेरिका में और यूरोप में अपने क्रेडेंशियल्स को प्रूव किया। बिलावल भुट्टो में मुझे वो करंट दिखाई देता है कि अगर हालात उनके फेवर में आते हैं और वो किसी पोजीशन में आते हैं, तो शायद वो फिर ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरने की कोशिश करें, या ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पर उभरने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ऐसा लीडर बहुत ज़रूरी है
کہ وہ چونکہ پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہے جو دنیا کے کئی ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا سکتا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. تاہم بلاول بھٹو کے پاس یہ چانس ہے اور تو کوئی نہیں ہے. بس ایسا لگتا ہے کہ پاکستان باج ہو گیا ہے. دعا کرے پاکستان سے کوئی عالمی لیڈر نکلے، اور پاکستان سے جب عالمی لیڈر نکلے گا تو پھر اسرائیل جو ہے وہ جیسے بھٹو کے زمانے میں سر نہیں اٹھاتا تھا ویسے سر نہیں اٹھائے گا. خدا حافظ.